हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है संकल्प भारत के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। इस परिवर्तन सीरीज में बहुत ही डिटेल में चैप्टर्स को डिस्कस किया जा रहा है और आज का जो हमारा चैप्टर है दैट इज रेस्पिरेशन इन प्लांट में रेस्पिरेशन की प्रोसेस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बिना देरी किए हुए सेशन को शुरुआत कर देते हैं, मगर सेशन की शुरुआत से पहले मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको मेंशन कर देता हूं कि संकल्प भारत ने इन्फिनिटी बैच ओपन किया है। इवन इन्फिनिटी का मतलब यह है, ध्यान से समझ लो, हमारे ऐप पे जितना भी कंटेंट अवेलेबल है, जितने भी बैचेस यहां पे पढ़ाए गए हैं, चाहे न्यूट्रॉन का बैच हो चाहे कोई भी बैच हो, उन सब की फ्री एक्सेस दे दी गई है। यहां पे आप देखेंगे कि न्यूट्रॉन का बैच है, न्यूट्रॉन 2024 का बैच है, न्यूट्रॉन 2.0 है, जितने भी बैचेस हैं, नीट ब्रह्मास्त्र प्लस, ये सारे के सारे बैचेस आप फ्री में जाके देख सकते हैं। एंड मूवमेंट है बच्चों, आपकी सुविधा को देखते हुए कि आपने हो सकता है पूरे साल भर मेहनत की होगी, कुछ चीजें छूट गई होंगी, आपकी उस चीज को देखते हुए बच्चों हमने कंसीडर किया इस चीज को। कोई भी आपको पेमेंट नहीं करना है, ऐसा भी नहीं है कि ₹1 देना है तब ये बैच ओपन होंगे, बिल्कुल भी नहीं, ऑल फ्री। बस ऐप डाउनलोड करो, बैच में जाओ, जो भी देखना है देखो, सब कुछ फ्री है। बस यहां पे आपको एक कोड यूज करना है दैट इज सिलेक्शन। यस, और यही आपका भी सपना है कि अपने को सिलेक्शन लेना है, बस एक कोड यूज करना है दैट इज सिलेक्शन। और जितने भी बैचेस हैं, इवन यहां पे आप देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, पीवाईक्यू एंड क्वेश्चंस बैंक्स अवेलेबल है। करीब करीब 36 फुल लेंथ टेस्ट हैं। किसी भी टेस्ट सीरीज को खरीदने की जरूरत नहीं है, सारा का सारा संकल्प भारत फ्री प्रोवाइड कर रहा है। एंड दिस इज ऑल फॉर यू डियर स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, ये सब आप ही के लिए। चलिए अब सेशन को हम शुरुआत कर देते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का, दैट इज रेस्पिरेशन। और मोर प्रिसाइजली मैं इसको अगर बोलना चाहूं तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन बोलूंगा। मैं अगर और इसको सहूलियत से बोलना चाहूं कि रेस्पिरेशन वर्ड क्या काफी है, नहीं, मैं इसको सेल्यूलर रेस्पिरेशन बोलूंगा। समझते हैं क्यों। पहले तो एक बहुत बेसिक सी चीज समझो कि हमारी बॉडी दो बहुत ही बेसिक चीजों पे डिपेंड है। सर कौन कौन सी वो दो चीजें हैं? एक तो बेटा ऑक्सीजन है और दूसरा खाना है, जिसको हम ग्लूकोज बोलते हैं। किसकी बात कर रहा हूं? ये एक अच्छे भले इंसान की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? एक अच्छे भले इंसान की बात कर रहा हूं। इसको क्या चाहिए? इसको ये ग्लूकोज चाहिए, इसको ये ऑक्सीजन भी चाहिए, राइट। इंसान की बात करें तो, अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट तो बेटा ऑटोट्रॉफ है। हाँ, क्या प्लांट भी रेस्पायरेशन करते हैं? बिल्कुल सही बात है। प्लांट की अगर एक जूम करके छोटी सी सेल देखोगे, प्लांट की अगर कोई छोटी सी सेल देखोगे, प्लांट बॉडी में भी अगर आप कोई सेल देखोगे, मैं मेंशन करूं अगर ये प्लांट सेल है, इस तरीके से कुछ प्लांट सेल हम मेंशन करते हैं। ये सेल वॉल थी एक्चुअली में, और यहां पे ये प्लांट की सेल है। अगर इस प्लांट सेल को भी आप एनालाइज करें तो यहां पे बहुत बड़ा सा वैक्यूल होगा, यहां पे आपको माइटोकॉन्ड्रिया भी मिलेंगे। ऐसा नहीं है प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होंगे, यहां पे भी माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। और उन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होगा? रेस्पिरेशन का रेस्ट पार्ट भी चल रहा होगा। इवन यहां के साइटोप्लाज्म में आप देखोगे, यहां का ये जो साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म में क्या देखोगे? प्रॉपर रेस्पिरेशन की स्टेप काम कर रही होंगी। यहां पे भी रेस्पिरेशन काम कर रहा है बेटा, यहां पे भी रेस्पिरेशन काम कर रहा है, राइट। और रेस्पिरेशन में क्या चाहिए होता है बेटा? यहां पे भी ग्लूकोज चाहिए। इस रेस्पिरेशन की प्रोसेस को ऐसा नहीं इस प्लांट को नहीं चाहिए, इस पर्टिकुलर प्लांट सेल को भी क्या चाहिए? ग्लूकोज चाहिए। इस पर्टिकुलर प्लांट सेल को भी ऑक्सीजन चाहिए। सर हम तो ये पढ़ते हैं कि प्लांट ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, फिर वो लेंगे क्यों? बेटा प्लांट सेल में भी कई सारी, या प्लांट की बॉडी में भी कई सारे ऐसे इवेंट होते हैं जिनमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। जैसे मान लो सेल डिवीजन खुद में ही बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस है, उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए बच्चों। यस, तो वो एनर्जी कहां से आएगी? चाहे प्लांट बॉडी हो चाहे एनिमल बॉडी हो, इवन बैक्टीरिया हो, उसमें क्या काम करेगा? एटीपी काम करेगा। किसी भी ऑर्गेनिज्म में एनर्जी का जो कॉइन है वो एटीपी है। इस प्लांट सेल को भी एटीपी चाहिए। तो एटीपी बनाने की जो प्रोसेस है बेटा, वो क्या है? एटीपी बनाने की जो प्रोसेस है वही है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। बहुत ही मिनिमम शब्दों में अगर मैं कहना चाहूं। और शब्द सेल्यूलर क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि बेटा ये प्रोसेस सेल के अंदर होती है। हर ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो टिश्यू है, टिश्यू जो कि सेल से मिलकर बना है, उस सेल के अंदर ये प्रोसेस परफॉर्म हो रही है, सो कॉल्ड सेल्यूलर रेस्पिरेशन। और ये वो प्रोसेस है जो एनर्जी प्रोड्यूस करती है, वो प्रोसेस जो टोटली एनर्जी बनाने के लिए डिजाइन की गई है। चाहे प्लांट बॉडी हो चाहे एनिमल बॉडी हो, दोनों में रेस्पिरेशन होगा। इस एनिमल की भी हर सेल के अंदर यही रेस्पिरेशन चल रहा होगा, हर सेल के अंदर रेस्पिरेशन चल रहा होगा। इतना क्लियर है?
ये वो प्रोसेस है जो एनर्जी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, जिससे एटीपी बनेंगे। कहने की बात बस इतनी सी है। ये जो मैंने यहां पे लिखा हुआ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये एटीपी बनाने का तरीका है। चलिए डिटेल में समझते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में ले चलते हैं। सर इसका मीनिंग और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करिए। चलो बेटा, मान लो मैं प्लांट सेल की ही बात करूं। ये मान लो बेटा प्लांट सेल है। ये क्या है? प्लांट सेल है। ये सेल वॉल बनाई थी मैंने, अब ये मैं इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना रहा हूं, बिकॉज प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी भी सेल की एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है। अब यहां पे आप नोटिस करेंगे कि इसके अंदर एक बहुत बड़ा सा वैक्यूल आपको देखने को मिल जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं? सेल वैक्यूल, वैक्यूल्स बोलते हैं। ये क्या बेटा? वैक्यूल है, सही है। अब इसकी बॉडी में यहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है? साइटोप्लाज्म। यहां पे क्या मिल रहा है? साइटोप्लाज्म। हमको क्या बनाना है? इन द एंड एनर्जी बनानी है, साइटोप्लाज्म। और क्या इसकी बॉडी में बेटा माइटोकॉन्ड्रिया होगा? यस, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा। मैं बस बना बहुत बड़ा रहा हूं इसको आपको दिखाने के लिए, मगर ये माइटोकॉन्ड्रिया थोड़ा सा छोटा ही होगा, राइट। अब इस माइटोकॉन्ड्रिया में आप देखोगे रेस्पिरेशन की कुछ इवेंट होते हैं। प्रोसेस स्टार्ट कहां से होगी? ग्लूकोज से। चाहे ये प्लांट सेल हो, चाहे सेम कंडीशन एनिमल सेल के अंदर हो। मैं जस्ट आपको एक हिंट दे रहा हूं और फिर उस प्रोसेस को पूरा डिटेल में आगे के चैप्टर में कराऊंगा। एनिमल सेल की अगर बात करें तो यहां पे न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस के चारों तरफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, राइट। और यहां पे आपको माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलेगा। दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया मान लीजिए। हाँ, यहां पे बड़ी वैक्यूल्स आपको नहीं दिखेंगी, राइट। तो इसके भी साइटोप्लाज्म में मैं क्या बोला? मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था बेटा? हर सेल को किसकी जरूरत है? हर सेल को ग्लूकोज की जरूरत है। प्लांट सेल ही क्यों ना हो, उसमें भी ग्लूकोज की जरूरत है। एनिमल सेल ही क्यों ना हो, उसको भी ग्लूकोज की जरूरत है। और जैसे ही प्लांट और एनिमल की बॉडी में ग्लूकोज पहुंचेगा, ग्लूकोज तुरंत किसमें कन्वर्ट होगा? पहली ही स्टेप ग्लूकोज पहुंचते ही किसमें कन्वर्ट होगा बेटा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ग्लूकोज को तुरंत ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करने का रीजन ही यही है कि तुरंत ग्लूकोज जिस रफ्तार से अंदर आया था उसी रफ्तार से बाहर भी भाग सकता है। जिस रफ्तार से ग्लूकोज अंदर आया था उसी रफ्तार से ग्लूकोज बाहर भी भाग सकता है, मगर उस पे हम क्या लगा दें? एक फॉस्फेट लगा दें, अब ये बाहर नहीं जा पाएगा। जिस रफ्तार से अंदर आया है, अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ तो यह बाहर नहीं जा पाएगा। समझो बात को। इसलिए तुरंत इसको किस में कन्वर्ट किया? इसको तुरंत कन्वर्ट किया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। मैंने शुरुआत में ही बोला था कोई भी लिविंग सेल हो, मैंने शुरुआत में ही बोला था कि कोई भी लिविंग सेल हो उसको दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक ग्लूकोज और एक ऑक्सीजन, चाहे वो एनिमल सेल हो चाहे वो प्लांट सेल हो। क्या जरूरत पड़ती है उसको? उसको जरूरत किस चीज की पड़ती है? उसको जरूरत पड़ती है ग्लूकोज की और ऑक्सीजन की। सर हमको तो ग्लूकोज ही दिख रहा है, ऑक्सीजन तो दिखी नहीं रही। अभी आएगा बेटा। अब इन द एंड आप क्या देखोगे? फाइनली ये ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है पायरुविक एसिड में। बहुत डिटेल में समझाऊंगा। ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है बेटा पायरुविक एसिड में। अब ये बेटा पायरुविक एसिड जो आपको दिख रहा है ना, प्यारा सा पायरुविक एसिड, ये पायरुविक एसिड निकलेगा कहां पे? ये निकल जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये पायरुविक एसिड कहां चला जाएगा? ये चला जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाने पे, पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाने पे अब ये आगे की प्रोसेस परफॉर्म करेगा। एक लिंक रिएक्शन होती है जिसमें ही कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में। किसमें कन्वर्ट होता है ये? एसिटाइल कोएंजाइम ए में। मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं कि ग्लूकोज था, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में पहले स्टेप में कन्वर्ट हुआ, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। फाइनली वो इन द एंड मल्टीपल रिएक्शन स्टेप के बाद कहां पहुंच जाता है? पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड किसमें कन्वर्ट करता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए में। बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। एसिटाइल कोएंजाइम ए एंटर करता है एक साइकिल, दैट इज कॉल्ड क्रेब साइकिल। और ये प्रोसेस प्लांट में भी हो रही है, एनिमल में भी हो रही है, हर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में हो रही है। बिकॉज एनी ऑर्गेनिज्म एंड एवरी ऑर्गेनिज्म, चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, इवन सारे के सारे ऑर्गेनिज्म में एटीपी की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। और ये वही प्रोसेस है जिसको हम मेंशन कर रहे हैं कि एटीपी बनाने में यूज होती है। फाइनली इसमें कुछ कंपोनेंट बनेंगे, दे आर कॉल्ड NADH एंड FADH2। ये कुछ कंपोनेंट बनेंगे एंड नाउ दीज कंपोनेंट विल मूव इनटू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये किस में जाएंगे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएंगे। और इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में फाइनली आपको देखने को मिलेगा कि इस पर्टिकुलर प्रोसेस में ऑक्सीजन यूज हो रही है। क्या यूज हो रहा है? ऑक्सीजन। यही वो टाइम है, यही वो जगह है जहां पे हमारी बॉडी में ऑक्सीजन यूज हो रही है। मैंने 2 स्टार बनाए हैं और मैंने यहां पे बस ये दिखाने की कोशिश की है कि हर ऑर्गेनिज्म को 2 चीज की जरूरत है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन।
फॉर प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। मगर यहां पे एक छोटी सी बात यह भी है कि एरोबिक कंडीशन होती है, वो मैं भी मेंशन करूंगा। जनरलाइज वे में यह कंडीशन चलेगी, राइट। और इन द एंड आप क्या देखोगे इस प्रोसेस से, इन द एंड आप क्या देखोगे, यहां पे जो प्रोडक्शन होगा वो किसका होगा, एटीपी। और यही वो मॉलिक्यूल है जिसके लिए पूरी जद्दोजहद चल रही थी, यही वो मॉलिक्यूल है जिसके लिए पूरी फाइट चल रही थी। एन नंबर ऑफ एटीपी, एन नंबर ऑफ एटीपी यहां पे प्रोड्यूस होंगे, एन नंबर ऑफ एटीपी क्या प्रोड्यूस होंगे, एन नंबर ऑफ। मैंने बस ये एक झलक दिखाई है पूरे चैप्टर की, डेप्थ में तो अब हम चलना शुरू करते हैं। जस्ट मैंने हल्की सी झलक दिखाई है। अब बात यहां पे आती है, क्या प्लांट भी ब्रीद करते हैं? आप एनसीईआरटी के पहले वाले पन्ने को देखेंगे, उसमें यही बेसिक सी बातें दी हुई है, राइट। अब अगले ही पहले पॉइंट में आपको दिया होगा क्या, कि डू प्लांट ब्रीथ। क्या जिस तरीके से इंसान के अंदर फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं, राइट, क्या प्लांट के अंदर भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है? नहीं। तो क्या गैसियस एक्सचेंज उनमें नहीं होता? जरूर होता है, होता ही होता है। गैसियस एक्सचेंज अपने केस में तो बहुत सिंपल पता है, अंदर सांस गई, खूब सारी ऑक्सीजन अंदर, बाहर निकाल दिया कार्बन डाइऑक्साइड, समझ रहे हो, क्लियर है। बट प्लांट में ऐसा होता है, प्लांट में एक डेजिग्नेटेड कोई सिस्टम नहीं है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। यहां पे कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जरूर है, दे आर कॉल्ड लेंटिकल। लेंटिकल आप क्या देखोगे, प्लांट की जो ऊपर वाली छाल होती है ना, बार्क जो होती है, उस पे आप क्या देखोगे, छोटे छोटे होल्स होते हैं काइंड ऑफ। तो आप क्या देखोगे, ये कुछ ऐसे दिख रहे होंगे, राइट, ये कुछ ऐसे दिख रहे होंगे। प्लांट की तरह, सॉरी एनिमल की तरह, प्लांट की बॉडी में बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट सेल नहीं होती, यहां पे थोड़ी लूजली अरेंज होती है। तो ये देखो, ये ओपनिंग है, यहां से अगर कोई गैसियस एक्सचेंज हो रही है तो वो गैस यहां से बाहर आ जाएगी, कोई तकलीफ कोई प्रॉब्लम नहीं है। आया समझ में? ये समझ में आया क्या? इस तरीके से यहां पे बाहर पास हो जाएंगे, क्लियर है। स्पेशल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे लीव्स में, दे आर कॉल्ड स्टोमेटा। तो प्लांट के केस में बेटा क्या देखने को मिलेगा, प्लांट के केस में आपको कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, उसकी सरफेस पे कुछ छोटे छोटे होल देखने को मिलेंगे जिनके थ्रू गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। आपको एनिमल की तरह यहां पे स्पेसिफाइड रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं मिलेगा, क्लियर है। यहां पे आपको कोई डेजिग्नेटेड रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं देखने को मिलेगा। तो प्लांट आप ऐसे कह सकते हो कि गैसियस एक्सचेंज करते हैं, नो डाउट वो गैसियस एक्सचेंज करते हैं, बट उसके लिए यहां पे कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर, दे आर कॉल्ड स्टोमेटा एंड लेंटिकल्स, क्लियर है। गुड गुड गुड, ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ था, राइट। नेक्स्ट, अब मैं इस बात पे आता हूं कि जो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है वो बेटा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन भी हो सकती है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन भी हो सकती है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी हो सकती है। दैट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्या बोला मैंने? बहुत डिटेल में समझाऊंगा एक एक करके दोनों को। रेस्पिरेशन की प्रोसेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन भी हो सकती है, दैट इज कॉल्ड एरोबिक, और इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी हो सकती है एनएरोबिक। आया क्या समझ में? रेस्पिरेशन की प्रोसेस एरोबिक हो सकती है और एनएरोबिक हो सकती है। ओके, व्हाट इज मीनिंग ऑफ एरोबिक एंड एनएरोबिक? जैसा कि मैं मेंशन ही करते जा रहा हूं, एरोबिक बोले तो ऑक्सीजन प्रेजेंट, ये प्रेजेंट का मार्क है। चलो मैं पूरा ही लिख देता हूं, भी हो सकता है आप मेरे कीवर्ड्स को या शॉर्ट वर्ड्स को ना समझ पाते हो। और एनरोबिक बोले तो ऑक्सीजन एब्सेंट। अगर मैं ये बोलूं वो बैक्टीरिया या वो ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन कर रहा है, मैं बोल सकता हूं एरोबिक मेंबर है, एरोबिक ऑर्गेनिज्म है, एरोबिक बैक्टीरिया है। मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कोई बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में काम कर रहा है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में वो सर्वाइव कर रहा है, दैट इज एनारोबिक बैक्टीरिया या एनारोबिक ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल बोल सकता हूं, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। मगर यहां पे भी आपको दो कैटेगरी देखने को मिल जाएंगी। अच्छा सर, यहां पे भी दो कैटेगरी है? यस बेटा, यहां पे वो दो कैटेगरी क्या है, ध्यान से सुनो मेरी बात को। यहां पे अब जो दो कैटेगरी मिलेंगी वो दो कैटेगरी कौन सी है? ऑब्लिगेटरी या फिर फैकल्टेटिव।
दो कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, एक ऑब्लिगेटरी कंडीशन मिलेगी, एक फैकल्टेटिव कंडीशन मिलेगी। सिमिलर विद एनारोबिक कंडीशन, ऑब्लिगेटरी एनारोब और फैकल्टेटिव, यहां पे फैकल्टेटिव कंडीशन हो सकती है। मीनिंग समझ लेते हैं। ऑब्लिगेटरी का हिंदी मतलब होता है जीवन पर्यंत। ये अगर ऑब्लिगेटरी एरोबिक बैक्टीरिया को मान लीजिए आपने ऑक्सीजन नहीं दी, मर जाएगा, क्योंकि वो जीवन पर्यंत, ऑब्लिगेटरी जीवन पर्यंत, हमेशा हमेशा के लिए, राइट, हमेशा हमेशा के लिए ऑक्सीजन पे डिपेंड होकर ही काम करेगा। फैकल्टेटिव क्या होते हैं, अगर नहीं मिल रही ऑक्सीजन तो वो एडजस्ट भी कर लेते हैं। फैकल्टेटिव मतलब एडजस्टरी, जो एडजस्ट कर सकते हो, राइट, जो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी थोड़ा सा काम चला सके, तो वो क्या हो गया, फैकल्टेटिव। सिमिलर मैनर में ऑब्लिगेटरी एनारोब भी होते हैं। ऑब्लिगेटरी एनारोब मतलब जो जीवन पर्यंत, हमेशा हमेशा के लिए विदाउट ऑक्सीजन ही सर्वाइव करेंगे, दे आर कॉल्ड ऑब्लिगेटरी मेंबर। फैकल्टेटिव अगर ऑक्सीजन है तो उसमें भी काम चला सकते हैं, राइट। ये जो डायग्राम बना हुआ है यहां पे यही मेंशन किया गया है कि इस पर्टिकुलर प्रोसेस में ऑक्सीजन यूटिलाइज होगी। आप क्या देखेंगे बेटा कि इस पर्टिकुलर एरोबिक रेस्पिरेशन में आप क्या देखोगे कि ऑक्सीजन यूज हो रही होगी, राइट, ऑक्सीजन यूज हो रही होती है एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, या आपको पता भी चल जाएगा। एनारोबिक प्रोसेस में ऑक्सीजन की नो नीड, ऑक्सीजन की कोई जरूरत ही नहीं है। आया समझ में, इतना समझ में आया? तो ये एरोबिक और एनारोबिक की कंडीशन है, और मैंने थोड़ा सा ऑब्लिगेटरी और फैकल्टेटिव के बारे में भी टच किया है। चलिए अब हम आते हैं ईएमपी पाथवे पे। ईएमपी पाथवे बोलो या ग्लाइकोलाइसिस बोलो, पहले तो ये समझ लो, इस बात को थोड़ा सा और बेहतर तरीके से समझ लो कि जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है ना बेटा, जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है, ध्यान से सुनना, ये मैंने अभी बताया कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है तो इसको हम एरोबिक बोल रहे हैं, प्रेजेंट। ऑक्सीजन एब्सेंट होगी तो एनारोबिक कंडीशन होगी। एनारोबिक में भी यहां पे कुछ स्टेप कहलाती है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन की प्रोसेस आप देखोगे ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही होती है, इसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन को आप नोटिस करोगे जब भी एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा होगा, जब मैं मेंशन कर रहा हूं, देखो मैं मेंशन करूंगा अभी, मैं एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहा हूं, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में आप देखोगे 3 स्टेप है। कितनी स्टेप है? 3 स्टेप है। कितनी स्टेप है? स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। जब आप फर्मेंटेशन की बात करोगे यहां पे आप 2 ही स्टेप देखोगे, या सिर्फ एक ही स्टेप मेंशन कर सकते हो। यहां पे बस एक ही स्टेप मेंशन करोगे, ग्लाइकोलाइसिस। और इस पर्टिकुलर केस में ये ग्लाइकोलाइसिस आप देखोगे, ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन 2 तरीके से हो रहा है, या तो वो कन्वर्ट होगा लैक्टिक एसिड में, ये फर्मेंटेशन ग्लाइकोलाइसिस की तरह है, या फिर इस फर्मेंटेशन के 2 टाइप है। एक टाइप को आप बोलते हो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, या फिर आप दूसरा मेंशन कर सकते हो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। और मजेदार बात यही है, आपके सिलेबस में दोनों ही दी हुई है, तो मैं दोनों की ही बात करूंगा। चलिए यहां पे देखिए, स्टेप 1 की अगर मैं बात करूं एरोबिक रेस्पिरेशन में, तो यहां पे ग्लाइकोलाइसिस एक पहली स्टेप है। पहली स्टेप क्या है? ग्लाइकोलाइसिस। दूसरी स्टेप क्या है? क्रेब्स साइकिल। राइट। तीसरी स्टेप क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये 3 स्टेप है। तो अभी जो मैं डिस्कशन स्टार्ट करूंगा बेटा, वो मेरा डिस्कशन स्टार्ट होगा एरोबिक रेस्पिरेशन पे। इतना क्लियर है? मेरा जो डिस्कशन अभी स्टार्ट होने वाला है वो एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में भी आप क्या देखोगे, जो पहली स्टेप ग्लाइकोलाइसिस है वो कंप्लीटली फॉलो होती है फर्मेंटेशन में। इसीलिए हम बोलते हैं कि रेस्पिरेशन एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। हम बोलते क्या है कि रेस्पिरेशन एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन यूनिवर्सल प्रोसेस है, सब में होगी। एज वेल एज उसमें भी जो ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लाइकोलाइसिस वो ट्रूली अगर आप कह सकते हो वो ट्रूली यूनिवर्सल है, क्योंकि फर्मेंटेशन वाले पार्ट में भी होगी, वो एरोबिक रेस्पिरेशन में भी होगी। क्लियर है इतना? चलिए शुरुआत करते हैं द वेरी फर्स्ट ग्लाइकोलाइसिस को।
क्लियर है? चलिए ग्लाइकोलाइसिस से हम प्रोसेस को स्टार्ट कर देते हैं। ग्लाइकोलाइसिस जैसा कि नाम समझा भी रहा है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। इसमें आप क्या देखोगे, ग्लूकोज का स्टेप बाय स्टेप मैनर में ब्रेक डाउन होगा। अक्सर ये पूछा भी जाता है क्या ये मेटाबॉलिक पाथवे है? यस, ये क्या एक मेटाबॉलिक पाथवे है। मेटाबॉलिक पाथवे जहां पे ऑर्डर में एंजाइम इन्वॉल्व हो और एक रिएक्शन को परफॉर्म कर रहे हो। ग्लाइकोलाइसिस बोले तो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, यहां पे ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा। इसको हम एम्बेडन मेयरहोफ पेरेनस पाथवे भी बोलते हैं, राइट। इसी को और क्या बोल रहे हैं, ग्लाइकोलाइसिस। हालांकि मैंने साइड में बना रखी है आपके समझने के लिहाज से, विद एंजाइम, विद प्रोडक्ट, विद प्रोसेस, बट फिर भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा ही, राइट। फिर भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, डोंट वरी, इसके लिए आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, ठीक है। इवन मैं इसको ऐसा करता हूं कि यहां पे प्रॉपर तरीके से लिख देता हूं, इसके बारे में अगले पेज पे समझाता हूं। मैंने क्या बोला, ग्लाइकोलाइसिस क्या है, एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। ये प्रोसेस क्या है, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन की प्रोसेस है। इस प्रोसेस में आप क्या देखते हो, इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम एम्बेडन मेयरहोफ पेरेनस पाथवे भी बोलते हैं। इस पर्टिकुलर प्रोसेस में 2 पार्ट होंगे, 2 पार्ट। एक को हम बोलते हैं प्रिपरेटरी फेज, और दूसरे को बोलते हैं हम क्या, पे ऑफ फेज। ये पूरी मोस्टली ग्लाइकोलाइसिस 10 स्टेप प्रोसेस है। इन पर्टिकुलर 10 स्टेप में आप क्या देखते हो, स्टेप बाय एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, डिफरेंट एंजाइम इन्वॉल्व है इसमें, राइट। ये डिफरेंट एंजाइम आप क्या देखते हो, ऑर्डर में अरेंज होके अपना फंक्शन परफॉर्म करवाते हैं। क्लियर है? अब यहां पे ध्यान से समझो कि ग्लाइकोलाइसिस काम कैसे करती है। देखो यहां पे पहली स्टेप पे आप क्या देखोगे, ग्लूकोज है जो सेल के अंदर घुसा था, वो ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में। इस पर्टिकुलर स्टेप पे आप ग्लूकोकाइनेज या फिर एंजाइम हेक्सोकाइनेज मेंशन करोगे। मैं इधर साइड में एंजाइम लिखता हूं, हेक्सोकाइनेज, या हम एंजाइम को, इंपॉर्टेंट एंजाइम को मेंशन करूंगा मैं, और बाकी रेस्ट एंजाइम में लास्ट में बता दूंगा। पहले स्टेप को समझ लेते हैं, नहीं तो कंफ्यूजिंग हो जाएगा ज्यादा। ग्लूकोज 6-फॉस्फेट एक रिवर्सिबल प्रोसेस से कन्वर्ट होता है। ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ सकती है, तो ये कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट। ये आइसोमराइजेशन होता है, आइसोमेरिक फॉर्म होती है, राइट। यहां पे आइसोमरेज एंजाइम भी इन्वॉल्व है। फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट में। किसमें कन्वर्ट हुआ, फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट में। नेक्स्ट देखिए, फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट ब्रेक डाउन होता है किसमें, 2 मॉलिक्यूल में। कितने, कौन कौन से मॉलिक्यूल, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, या इसको फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड भी बोलते हैं, पीजीएल, है ना। फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड या ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट भी इसी को बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी को, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट भी बोलते हैं इसी को। सही है। तो आप एक चीज नोटिस करो, मैं यहां पे कार्बन के रेस्पेक्ट में भी समझाता हूं। ये 6 कार्बन का ग्लूकोज था, ये 6 कार्बन के ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में बदला, ये 6 कार्बन के फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में बदला, ये 3 कार्बन के 2 ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट मॉलिक्यूल में ब्रेक हो गया। अब आगे देखो, ये जो स्टेप है, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट इंटरकन्वर्टिबल कंडीशन शो करता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के साथ। ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी 3 कार्बन का है, मगर मजेदार बात क्या है, ये कीटोज शुगर है और ये एक एल्डोज शुगर है। शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट, और ये 2 टाइप के होते हैं, कीटोज टाइप और एल्डोज टाइप, ठीक है। अब आप क्या देखोगे, ये ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट का ये जो स्ट्रक्चर है, आगे देखो क्या करेगा। आगे ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट अगली स्टेप में कन्वर्ट होगा, जो स्टेप इधर चलेगी वही स्टेप सेम इधर चलेगी। ये कन्वर्ट होगा 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। ये किसमें कन्वर्ट होगा, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये किसमें कन्वर्ट होगा, 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये किसमें कन्वर्ट होगा, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट किसमें कन्वर्ट होगा, पायरुविक एसिड में। और ये इरिवर्सिबल स्टेप है पायरुविक एसिड का बनना।
अब आप यहां पे एक चीज नोटिस करो, 3 स्टेप ऐसी है जो इरिवर्सिबल है। पहली स्टेप, थर्ड स्टेप और 10th स्टेप, ये 3 स्टेप इरिवर्सिबल है। स्टेप कौन कौन सी है सर, ये तो हमको समझ में ही नहीं आया। तो देखो ये स्टेप 1 है, S1 लिख देता हूं, स्टेप 1, या सीधा 1 2 लिख देता हूं। ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है, ये स्टेप 3 है, ये स्टेप 4 है, ये स्टेप 5 है, इसका इंटर कन्वर्जन होना। और 5 स्टेप तक ऊपर वाला पार्ट कहलाता है प्रिपरेटरी फेज। अभी समझाता हूं क्यों ऐसा कहला रहा है। प्रिपरेटरी फेज क्या कहला रहा है भाई, ये प्रिपरेटरी फेज। इसके आगे वाली जो कंडीशन है वो क्या कहलाएंगी, पे ऑफ फेज। क्या कहलाएगा, पे ऑफ फेज। आगे की स्टेप देखो, ये 6 स्टेप है, ये 7 स्टेप है, ये 8 9 10 स्टेप है। तो 10 स्टेप प्रोसेस हो गई। पहली बात तो ये समझ में आ गई क्या, गुड। अब हम यहाँ पे एनर्जी का कंजप्शन देखते हैं, कैन एनर्जी कहाँ कहाँ लग रही है। देखो पहली स्टेप पे क्योंकि फॉस्फेट ऐड हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है इसमें फॉस्फेट आया होगा, और वो किससे आया होगा, वो एटीपी किससे आया, वो ऑब्वियस सी बात है एटीपी से आया होगा। एटीपी ने एक इसको फॉस्फेट दिया होगा और वो किसमें कन्वर्ट हो गया, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में, एडीपी में। एक फॉस्फेट जो आके लगा वो यहां लग गया, देख रहे हो। अब वो किसमें कन्वर्ट हो गया था, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे एक और फॉस्फेट आया, वो फर्स्ट पोजीशन पे। ये जो फॉस्फेट लगा था वो 6 पोजीशन पे लगा था, सो कॉल्ड 6 फॉस्फेट। अब एक तो मान लो ये 6 फॉस्फेट वाला था, 6 वाला था। अब इस पर्टिकुलर स्टेप पे एक और फॉस्फेट आया होगा, इस पर्टिकुलर स्टेप पे एक और, वो कहां से आया, वो भी एक एटीपी से आया। और एटीपी किसमें कन्वर्ट हुआ होगा, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में। अब वो एटीपी आके जुड़ा होगा फर्स्ट पोजीशन पे, ये देखो सही है। तो पहला और छठवां वाला यहां पे जुड़े हुए हैं। अब अगली स्टेप में देखो किसमें कन्वर्ट हुआ, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इस वाली स्टेप पे आप क्या देखोगे, एक आप यहां पे क्या नोटिस करेंगे, एक H3PO4 जो स्ट्रक्चर होता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है, आप ऐसे समझो IP, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो H3PO4 से आता है और वो आके यहां पे जुड़ जाता है, क्योंकि ये किसमें ब्रेक हो गया था, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। तो फर्स्ट पोजीशन पे कहां से एक फॉस्फेट आ गया, ये फॉस्फेट कहां से आया, ये आया इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, राइट। अब अगली स्टेप में आप क्या देखते हो, अगली ही स्टेप में एक एटीपी बनेगा। कैसे एक एटीपी बनेगा, क्योंकि ये अभी ये जो व्हाइट कलर से बनाया है, व्हाइट कलर से फर्स्ट पोजीशन पे आके जो जुड़ा है ना, यहां से आप क्या देखोगे, एक एडीपी आएगा और वो एडीपी एटीपी में आके बदल जाएगा, चला जाएगा। और ये एटीपी एक्चुअली, ये एटीपी में जो फॉस्फेट दिया है, अभी सी बात है, यहां से एक फॉस्फेट निकला होगा फर्स्ट वाला, तो वो किस पे जाके जुड़ गया, इसी एडीपी पे जुड़ गया, और वो किस में बन गया, एटीपी में बदल गया। इस स्टेप पे पहला एटीपी बनता है। इस पर्टिकुलर स्टेप पे 2 काम होते हैं। एक काम तो मैंने क्या बताया कि इधर फॉस्फेट इन्वॉल्व हो रहा है, और दूसरा काम इसी स्टेप पे NADH प्रोड्यूस होता है। यहां पे क्या प्रोड्यूस होता है, NADH। यहां पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, NADH, सही है। और यही कहानी इधर भी चल रही है, और उसको तो मैं सिर्फ एक लाइन से दिखा देता हूं, मैं इसे सिर्फ एक लाइन से दिखा देता हूं। यही कहानी इधर भी चल रही है। इन द एंड यहां पे भी आपको क्या मिल रहा है, पायरुविक एसिड ही मिल रहा है, मगर वही सेम कहानी इधर भी चल रही है। इधर भी इस स्टेप पे क्या निकला है, एक NADH निकला है, NADH। देखो इस सेम स्टेप पे इधर भी चल रहा है, NADH यहां पे प्रोड्यूस हुआ। अगली स्टेप पे यहां पे भी एक ATP निकल रहा है, राइट। आप क्या देखोगे, यहां पे लास्ट स्टेप पे भी एक एटीपी निकलेगा, और वो एक्चुअली एटीपी कौन से होंगे, वो एटीपी कौन से हैं, वो एक्चुअली ये वाले जो फर्स्ट पोजीशन पे और थर्ड पोजीशन पे जो जुड़े थे ना, वही वाले एटीपी निकलते हैं। एक साइड में एटीपी देखो ये निकला है, एक साइड में ये निकला है। एक्चुअली अगर आप नोटिस करेंगे ना, तो जो फर्स्ट पोजीशन वाला जो एटीपी था और थर्ड पोजीशन के एटीपी थे, वो 10th पोजीशन पे आके निकलते हैं। यहां पे जो 6th पोजीशन पे जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड हुआ था, वो 7th वाली स्टेप पे हट जाता है। तो सम टोटल इसको हम मेंशन करते हैं क्या, ग्लाइकोलाइसिस। ये स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस की। अभी बेटा यहां पे एंजाइम तो रह गए, राइट। एंजाइम को मैं इधर समझा देता हूं। देखो यहां पे कौन कौन से एंजाइम है, मैं लिखने में टाइम ज्यादा जाएगा, आपके पास टाइम कम है, मैं जल्दी जल्दी कवर कराता हूं इसीलिए। पहली स्टेप पे हेक्सोकाइनेज, दूसरी स्टेप पे ऑब्वियस सी बात है आइसोमराइजेशन हो रहा था, आइसोमरेज होगा। तीसरी स्टेप पे सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम जो कि चेन इस पूरे मेटाबॉलिक रिएक्शन को कंट्रोल करता है, कंट्रोल करने वाला, जिसका नाम है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, वो क्या है, PFK1। फिर आता है एल्डोलेज। एल्डोलेज एक जिंक डिपेंडेंट एंजाइम है, ये जिंक पे डिपेंड करता है,
जिंक डिपेंडेंट एंजाइम है। फिर आपका आइसोमरेज आएगा, क्योंकि वो 5th स्टेप पे आइसोमराइजेशन होता है डाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट का ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में, एल्डोज शुगर का कीटोज में, तो वो आइसोमराइजेशन चल रहा होता है, राइट, तो उसको हम आइसोमरेज बोलते हैं। फिर आता है डिहाइड्रोजनेज, जहां पे इतना याद रखना, जहां पे भी NADH बन रहा है या इन्वॉल्व हो रहा है वहां पे डिहाइड्रोजनेज एंजाइम इन्वॉल्व होगा, तो डिहाइड्रोजनेज आ गया। फिर आपका अगली स्टेप पे ATP बन रहा है, ATP जहां पे बन रहा होगा वहां पे एंजाइम काइनेज आएगा, तो देखो अगला काइनेज है। फिर 8th स्टेप पे जो 2 फॉस्फोइनॉल वाला उससे ऊपर वाली स्टेप है, उस पे हमारा जो एंजाइम होता है वो म्यूटेज आता है। इस पे क्या आएगा, म्यूटेज, जहां पे 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड थर्ड वाला फॉस्फेट 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड सेकंड वाले कार्बन पे चला जाता है, इसीलिए 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड मेंशन करते हैं। फिर 9th स्टेप पे आप एंजाइम मेंशन करते हो इनोलेज। इनोलेज क्या करता है, वाटर को रिमूव करेगा और वो कन्वर्ट कर देगा 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को किसमें, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में। और फाइनली जो हमारा एंजाइम आएगा दैट इज पायरुवेट काइनेज, जो पायरुवेट की सिंथेसिस कराएगा, क्योंकि ATP बन रहा है इसलिए काइनेज है। जो इंपॉर्टेंट एंजाइम है उनको मैं यहां मेंशन कर रहा हूं। पहली स्टेप पे हेक्सोकाइनेज, थर्ड स्टेप पे यहां पे जो एंजाइम है दैट इज फॉस्फो फ्रक्टोकाइनेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज को मेंशन करते हैं PFK1। क्या मेंशन करेंगे, PFK1। लास्ट स्टेप पे जो एंजाइम है दैट इज कॉल्ड पायरुवेट काइनेज, पायरुवेट काइनेज। मुझे उम्मीद है इतना तो समझ में आएगा, मैंने बहुत ठहरा के चीजें समझाई हैं, क्लियर है। दिस इज ग्लाइकोलाइसिस। ये क्या है बेटा, आप एक चीज नोटिस करो, यहां पे आपने क्या खोया क्या पाया। तो आप बोलोगे सर मैंने यहां पे अपना एक ग्लूकोज इन्वॉल्व किया था, मैंने इन्वेस्ट किया था एक ग्लूकोज, जिसके इन्होंने क्या किए, 2 टुकड़े करके 2 पायरुविक एसिड बना दिए, और इस पूरी स्टेप में मेरे को जो फायदा हुआ है वो फायदा हुआ है कि 2 ATP मेरे पास नेट बन के आए हैं। टोटल कितने ATP बने, देखो 1 2 3 4 टोटल ATP बने, मगर आपने 2 ATP खर्च भी किए थे यहां पे 1 2, तो आपको जो नेट ATP मिले वो कितने मिले, 2 ATP नेट। मैं अच्छे से लिखता हूं इसको, 2 ATP नेट गेन, प्लस और क्या मिला है, 2 NADH भी मिले हैं यहां पे। नेट गेन और किसका हुआ है, 2 NADH का हुआ है। यहां पे आप क्या देख रहे हो, एक ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हुआ है, पायरुविक एसिड में, इसको अंदर ही ले लेते हैं। इस प्रोसेस में हुआ क्या है, ग्लूकोज जो था हमारा वो पायरुविक एसिड में बदल गया है। कितने, 2 पायरुविक एसिड। एक पायरुविक एसिड कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का। हमारा ग्लूकोज कितने कार्बन का था, 6 कार्बन का। ये समझ में आया क्या, दिस इज ग्लाइकोलाइसिस। मुझे उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। ये मैंने यहाँ पे इसके बारे में कुछ बातें बताई थी, ये आपका चार्ट बना हुआ है, ये पूरा PPT आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारे मिल जाएगा। बहुत डिटेल में मैं चीजों को कवर करा रहा हूं, जितना आपके नीट NCERT पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगली स्टेप पे बढ़ते हैं। दूसरी स्टेप कहलाती है, इसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, लिंक रिएक्शन। आपने क्या देखा, 3 कार्बन का आपके पास पायरुविक एसिड मिल गया, पायरुवेट मिल गया, ठीक है। ये क्या है, 3 कार्बन का है, देखो 3 कार्बन दिख रहा है, 1 2 3, 3 कार्बन का पायरुविक एसिड यहां पे 2 कार्बन के एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहां पे एक कार्बन डाइऑक्साइड हट जाता है। ऑब्वियस सी बात है, एक कार्बन यहां पे रिलीज हुआ है और यहां पे एक देखो NADH बन गया, एक क्या बना, NADH बना। तो NADH बोले तो डिहाइड्रोजनेशन, और यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड हटा है तो डिकार्बोक्सिलेशन। तो आप क्या बोलोगे, यहां पे ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, या यहां पे डिहाइड्रोजनेशन एंड डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। डी मतलब हटाना। तो आप क्या देख रहे हो, इसको लिंक रिएक्शन बोल रहे हैं, कि हमारे पास जो ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बन के आए थे, 2 पायरुविक एसिड बन के आए थे, वो 2 पायरुविक एसिड हमने किस में बदल दिए, 2 मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम A में बदल दिए। हमने जब ग्लूकोज लिया था तो वो बेचारा 6 कार्बन का था, स्टेप बाय स्टेप मैनर में टूट के वो 3 कार्बन का रह गया, और फिर अब एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन का रह गया, क्योंकि इस स्टेप पे एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज भी हुआ है, एक बार में 1 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ है। इस पर्टिकुलर स्टेप पे आप एक चीज और मेंशन कर रहे हो, जब ये प्रोसेस 2 बार काम करेगी तो 2 NADH भी बनेंगे। इस बात को जरा गौर कर लेना कि यहां पे NADH भी बन रहा है। क्या बन रहा है भाई, NADH भी बन रहा है।
इतना समझ में आया। अब इस पर्टिकुलर स्टेप को हम बोलते हैं लिंक रिएक्शन। कई जगह देखने को मिलेगा, इसको हम क्या बोल रहे हैं, लिंक रिएक्शन। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम इसे लिंक रिएक्शन बोल रहे हैं तो ये किसी चीज को लिंक कर रही है। तो ये लिंक कैसे कर रही है, इसके अगली स्टेप पे स्टार्ट होती है क्रेब्स साइकिल। क्या स्टार्ट होती है, क्रेब्स साइकिल। ये क्या स्टार्ट हो रही है, क्रेब साइकिल। अब इस क्रेब साइकिल में आप क्या देखोगे, क्रेब साइकिल में कई तरीके से एनर्जी रिलीज होगी, मैं उसको बहुत डिटेल में बताऊंगा। ये अब आगे तो ये क्या कर रहा है, लिंक रिएक्शन क्या कर रही है, ग्लाइकोलाइसिस को क्रेब साइकिल से लिंक कर रही है। यहां पे जो एंजाइम इन्वॉल्व है उस एंजाइम का नाम ध्यान रखना, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। काफी इंपॉर्टेंट एंजाइम है, मल्टी सब यूनिट एंजाइम है, कई सारी सब यूनिट होती हैं इसकी जो इस एक स्टेप में इन्वॉल्व है, राइट। 3 इसके पार्ट होते हैं, काफी डिटेल में वर्जन है इसका, तो उस पर हम नहीं जाएंगे, राइट। अब ये आगे किस में इन्वॉल्व हो जाएगा, क्रेब साइकिल में इन्वॉल्व हो जाएगा। इतना समझ में आया, दिस इज योर लिंक रिएक्शन। ये आपकी क्या है भाई, लिंक रिएक्शन है। इज इट क्लियर? चलिए बढ़िया आगे की तरफ, और अगला पार्ट देखिए, क्रेब साइकिल। तो आपने बेटा एक चीज समझी, क्रेब साइकिल को मैं पहले खुद पढ़ा देता हूं, फिर इस डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखो क्रेब साइकिल, क्रेब साइकिल, क्रेब साइकिल में आने से पहले ही आप एक चीज यहां पे समझ लो कि आपके पास एक ग्लूकोज था जो 2 पायरुविक एसिड में बदला, और इस स्टेप पे आपके पास 2 ATP और 2 NADH बने थे। ये पायरुविक एसिड कन्वर्ट हुआ था एसिटाइल कोएंजाइम A में, 2 एसिटाइल कोएंजाइम में। इस स्टेप पे 2 कार्बन डाइऑक्साइड भी हट गए थे, और इसी स्टेप पे NADH भी बने थे। कितने, एक बार में 1, 2 बार में 2, 2 NADH भी बने थे। अच्छा एक बात और याद रखना कि जैसे ही पायरुविक एसिड बने तो पायरुविक एसिड कहां चले जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो इस बात को थोड़ा सा हम और जूम करके देख लेते हैं कि होता क्या है। इसको ऊपर ना लिखे हम तो यहां लिखेंगे, क्योंकि ग्लूकोज से क्या बन रहा है, ग्लूकोज से बन रहा है पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड से बना एसिटाइल कोएंजाइम ए। अच्छा ये एसिटाइल कोएंजाइम ए पहले एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये क्या करेगा, पहले एंटर करेगा, मान लो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये क्या है जी, ये आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये एंटर करेगा कौन, एसिटाइल कोएंजाइम ए, सही है, जो कि कितने कार्बन का है, 2 कार्बन का। क्यों 2 कार्बन का है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड यहां पे रिलीज हुआ है। ये कितने कार्बन का था, 3 कार्बन का। ये कितने का था, 6 कार्बन का। आया समझ में? अब एसिटाइल कोएंजाइम में जब अंदर आता है, एक्चुअली सॉरी, ये स्टेप आपको कुछ ऐसी देखने को मिलेगी कि ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यहां से प्रोसेस है। पायरुविक एसिड पहले अंदर गया इसके, सही है, अंदर गया, यहां पे अंदर चला जाता है। पायरुविक एसिड कहां गया, अंदर गया पहले। पायरुविक एसिड कहां गया, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आके प्रोड्यूस हो रही है। ये पायरुविक एसिड पहले अंदर आया, पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड अंदर आने के बाद 2 पायरुविक एसिड अंदर आ गए। ये कितने कार्बन का है, 2 कार्बन का है। अब ये पायरुविक एसिड अंदर आने के बाद कन्वर्ट हो रहा है एसिटाइल कोएंजाइम में। याद रखना, लिंक रिएक्शन जो चल रही है अंदर चल रही है। यहां पे जो NADH प्रोड्यूस हो रहा है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है। यहां पे जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही है। आया समझ में? ये बात समझ में आया क्या? ओके, ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया है, सही है। ये हमारे पास क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। अब आप एक चीज और नोटिस करो, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, अब ये एसिटाइल कोएंजाइम किसमें एंटर करेगा, क्रेब साइकिल में। और इसमें आप अभी क्या देखेंगे, खूब सारी एनर्जी निकलेगी। कितनी एनर्जी निकलेगी, अगर मैं एक देखो, है तो कितने मॉलिक्यूल्स, 2 का एसिटाइल कोएंजाइम के, मगर एक बार में तो एसिटाइल कोएंजाइम में एक साइकिल, एक बार में ही एक एसिटाइल कोएंजाइम निकलेगा, तो एक के रेस्पेक्ट में यहाँ पे 3 NADH बनेंगे।
एक यहां पे FADH2 बनेगा, एक यहां पे ATP बनेगा। सही है, ये एनर्जी यहां पे प्रोड्यूस होगी और ये प्रोसेस चल कहां रही है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। एंड सो ऑन इस तरीके से। सही है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कहानी चल रही है और माइटोकॉन्ड्रिया के भी मैट्रिक्स में। इज इट क्लियर? कहां कहानी चल रही है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। अब एक चीज और नोटिस करो, इस माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स की, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स है और ये मेम्ब्रेन है। इस माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन पे यहाँ पे कुछ एंजाइम प्रेजेंट है, उनको हम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4 और लास्ट वाले कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं ATP सिंथेज कॉम्प्लेक्स 5। ये क्या है? 1 2 3 4 5 कॉम्प्लेक्स है, 1 2 3 4 5 कॉम्प्लेक्स। अब ये जो भाई, ये जो हमारे पास NADH प्रोड्यूस हुआ, FADH2 प्रोड्यूस हुआ, ये NADH क्या करेगा, NADH क्या करेगा, इस कॉम्प्लेक्स 1 पे आके NAD प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट होगा? NAD प्लस में। FADH2 क्या करेगा, यहां पे आके FADH2 क्या करेगा, FAD में कन्वर्ट हो जाएगा। ये FADH2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, FADH2 FAD में कन्वर्ट हो जाएगा। सही है, तो ये यहां पे आके अपनी एनर्जी को देंगे और उस समय ये इलेक्ट्रॉन भी ट्रांसफर करेंगे। ये आगे की बात है, इसी को हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। किसमें पढ़ेंगे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ये मैंने जस्ट एक और डिटेल में ओवरव्यू दिया है। अब मैं तो आपको पहले ले चलता हूं क्रेब साइकिल के पास, और क्रेब साइकिल कैसे काम करती है इस पे हम डिस्कशन करते हैं, समझते हैं कि क्रेब साइकिल कैसे काम करती है। चलिए, मुझे लगता है अगला पेज यूज करना चाहिए। अगला पेज लीजिए। तो फिर यहां पे देखिए हो क्या रहा था, आपने देखा कि एसिटाइल कोएंजाइम में, जो कि कहां प्रोड्यूस हुआ, लिंक रिएक्शन के बाद प्रोड्यूस हुआ। अब वो क्या करेगा, क्रेब साइकिल में आएगा। क्रेब साइकिल में सबसे जो पहला मेंबर है वो है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड 4 कार्बन का। ये क्या करेगा, इस 2 कार्बन के एसिटाइल कोएंजाइम को रिसीव करेगा। इस स्टेप को हम कंडेंसेशन स्टेप बोलते हैं। और क्या बनाएगा पहला मॉलिक्यूल, सिट्रिक एसिड। क्या बना रहा है, सिट्रिक एसिड। और सिट्रिक एसिड एक 6 कार्बन का है, और लॉजिकल बात भी है क्योंकि 4 कार्बन ऑक्सैलोएसिटिक एसिड के, 2 कार्बन एसिटाइल कोएंजाइम के, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, 6 कार्बन का स्ट्रक्चर। सही है, दोनों मिलके क्या बना रहे हैं बेटा, 6 कार्बन का स्ट्रक्चर। 6 कार्बन का स्ट्रक्चर कहला रहा है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड कन्वर्ट होगा आइसोसिट्रिक एसिड में। आइसोसिट्रिक एसिड में। आइसोसिट्रिक एसिड बेटा कितने कार्बन का है, यस सर, ये भी 6 कार्बन का है। सही है, आइसोसिट्रिक एसिड कन्वर्ट होगा अल्फा कीटोग्लूटरेट में। ये किसमें कन्वर्ट होगा, अल्फा कीटोग्लूटरेट में। अल्फा कीटोग्लूटरेट में इस स्टेप में जब ये कन्वर्ट हो रहा है तो यहां पे एक तो CO2 हट जाता है और एक इसी स्टेप पे NADH बनता है। राइट, मैंने अभी सिर्फ एक एस्टाइल कोएंजाइम एंटर कराया तब ये बात चल रही है। अल्फा कीटोग्लूटरेट कन्वर्ट होता है सक्सिनाइल कोएंजाइम में, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में। अच्छा, एक बात समझो, ये जब 6 कार्बन का था तो इसमें एक कार्बन डाइऑक्साइड हट गया तो ये कितने कार्बन का बचा, 5 कार्बन का। आपसे अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन सा मॉलिक्यूल है पूरे रेस्पिरेशन में जो 5 कार्बन का बनता है, या TCA साइकिल, इसमें क्रेब साइकिल में कौन सा मॉलिक्यूल है जो 5 कार्बन का है। सिर्फ एक अकेला मॉलिक्यूल है जिसका नाम है अल्फा कीटोग्लूटरेट। अब इस स्टेप पे देखो, अल्फा कीटोग्लूटरेट जब सक्सिनाइल कोएंजाइम में बदल रहा है तो इस स्टेप पे भी एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, इस स्टेप पे भी एक CO2 रिलीज हो गया, इस स्टेप पे भी एक NADH बनता है। क्लियर है? आप क्या देखोगे बेटा, अब ये स्ट्रक्चर बचा है सिर्फ 4 कार्बन का, और अब हमको यहां से रीजनरेशन ही करना है क्योंकि 4 कार्बन का ही ऑक्सैलोएसिटिक एसिड है। सक्सिनाइल कोएंजाइम में किसमें कन्वर्ट होता है, सक्सिनिक एसिड में। सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड कन्वर्ट किसमें होता है, फ्यूमेरिक एसिड में। किसमें कन्वर्ट हो गया, फ्यूमरिक एसिड में। फ्यूमरिक एसिड किसमें कन्वर्ट होता है, मैलिक एसिड में। मैलिक एसिड किसमें कन्वर्ट होता है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में। आया क्या समझ में, पढ़ा ना, पल्ले पढ़ा, बोलो भाई, ये समझ में आया। मैंने स्टेप बाय स्टेप 8 स्टेप कंप्लीट कराई है। देखो, स्टेप 1, स्टेप 2, 3, 4, 5,
6 7 8, 8 स्टेप है। अभी और चीजें यहां समझो, और चीजें समझो। यहां पे आप क्या देख रहे हो, यहां पे NADH बना, यहां पे NADH बना, 2 स्टेप में NADH बना, इस अगली स्टेप पे ATP प्रोड्यूस होगा, इससे अगली स्टेप पे FADH2 बनेगा, इस लास्ट स्टेप पे आप एक और NADH बनाओगे, लास्ट स्टेप पे क्या बन रहा है, एक और NADH बन रहा है। इज इट क्लियर? इतना समझ में आया क्या? इसी को आप क्या बोल रहे हो बेटा, क्रेब साइकिल। क्या बोल रहे हो इसी को? क्रेब्स साइकिल, क्रेब साइकिल बोला जा रहा है। इतना समझ में आ गया क्या? ओके यस। तो नाउ एक चीज देखो, इससे हमको क्या नेट गेन हुआ। हमने दो कार्बन का एस्टाइल कोएंजाइम में दिया था, जो कि 2 कार्बन डाइऑक्साइड में बनके निकल गया, मगर हमने नेट क्या लिया इससे, हमने इससे देखो 3, तो एक के रेस्पेक्ट में 3 NADH बनाए, एक FADH2 बनाया, एक ATP बनाया। ये सही है, एक ATP। और क्योंकि हमारे पास ये किससे बना है, एक एसिटाइल कोएंजाइम A से, मगर हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम कितने होते हैं, 2 होते हैं सर, 2 एसिटाइल कोएंजाइम A। तो हम इसके बारे इसके 2 के रेस्पेक्ट में भी लिख लेते हैं। 2 के रेस्पेक्ट में 6 NADH बनेंगे, एक दो FADH2 बनेंगे, 2 से 2 बनेंगे FADH2, और 2 ही ATP बनेंगे। तो ये हमारे पास बात निकल के आ गई पूरे इस पर्टिकुलर प्रोसेस से। इस पूरे प्रोसेस से हमारे पास ये 2 चीजें निकल के आ गई, एक एसिटाइल कोएंजाइम के रेस्पेक्ट में ये, 2 के रेस्पेक्ट में ये। क्लियर है? अब थोड़ा सा बैक आओ, यही मैंने यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्रोसेस में भी समझाया हुआ है। आप इस TCA साइकिल को ध्यान से देखिए, गौर से। मैंने पहले समझाया है, अब यहाँ पे आपको डायग्रामेटिकली भी दिखा देता हूँ। देखो एक पर्टिकुलर साइकिल में, पहले एक साइकिल में बात हो रही है, एक साइकिल में एसिटाइल कोएंजाइम है, वो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड को ले रहा है और यहाँ पे सिट्रेट बना रहा है। जो एंजाइम होगा वो क्या है, सिट्रेट सिंथेज। एंजाइम का नाम क्या है बेटा, सिट्रेट सिंथेज नाम है। क्या नाम है, सिट्रेट सिंथेज। सिट्रिक एसिड आइसोसिट्रिक एसिड में बदल रहा है, नाम क्या है एंजाइम का, एकोनिटेज। एंजाइम का नाम क्या है, एकोनिटेज। नेक्स्ट स्टेप में देखो आइसोसिट्रेट कन्वर्ट किसमें हो रहा है, अल्फा कीटोग्लिसरेट 3 आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजन। बताया था जहां पे भी NADH इन्वॉल्व हो डिहाइड्रोजनेज होगा। देखो डिहाइड्रोजनेज है, अगली स्टेप पे भी डिहाइड्रोजनेज होगा क्योंकि NADH बन रहा है। हाँ, डिहाइड्रोजनेशन एज वेल एज डिकार्बोक्सिलेशन भी हो रहा है इन स्टेप पे। यही वो स्टेप है जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हुआ है और NADH भी बना है। ठीक है, फाइनली हमारे पास आ गया सक्सिनाइल कोएंजाइम। ये 5 कार्बन का है, अल्फा कीटोग्लूटरेट ये 4 कार्बन का है। सक्सिनाइल कोएंजाइम से क्या बना, सक्सिनिक एसिड। इस स्टेप पे ATP बोल दो या फिर GTP बोल दो। ATP GTP विद रेस्पेक्ट टू एनर्जी इक्विवेलेंट होते हैं, बराबर होते हैं, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। सक्सिनेट की बात आप देखो, सक्सिनेट अब क्या बन गया, सक्सिनेट बन गया सक्सिनाइल कोएंजाइम से। सक्सिनेट आप क्या देखोगे, फ्यूमरेट में बदल जाएगा। क्लियर है? सक्सिनेट किस में बदल रहा है, सक्सिनेट बदल रहा है फ्यूमरेट में। अब फ्यूमरेट वाली स्टेप पे यहाँ पे एंजाइम कौन सा होगा, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। नेक्स्ट देखो फ्यूमरेट जो है वो कन्वर्ट हुआ मेलेट में, फ्यूमरेट कन्वर्ट हुआ मेलेट में। इस स्टेप पे एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा और यहाँ पे एंजाइम हुआ फ्यूमरेज। लास्ट स्टेप पे आप क्या देख रहे हो, मेलोनेट डिहाइड्रोजनेज है, मेलेट डिहाइड्रोजनेज है, जो क्या कर रहा है, एक ATP एक NADH बनवा रहा है और फाइनली इसको बैक टू ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनवा दे रहा है। ध्यान से देखिए, समझिए और मुझे बताइए क्या ये क्लियर है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और यहां पे ईच साइकिल में या ओवरऑल अपने को जो एनर्जी मिली वो क्या थी, ओवरऑल अगर आप बोलेंगे तो ओवरऑल क्या था कि आपके पास ओवरऑल 2 एसिटाइल कोएंजाइम एंटर कर रहे थे इसमें, जिस रेस्पेक्ट में 2 के रेस्पेक्ट में आप क्या देखोगे, 6 NADH बने, 2 FADH2 बने, 2 ATP बोल दो या GTP बोल दो, चलो 2 ATP बने। सही है, ये हमको ओवरऑल इस पर्टिकुलर साइकिल में देखने को मिला। इसको TCA साइकिल भी बोलते हैं, क्रेब साइकिल भी बोलते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल ही TCA का मीनिंग भी है।
ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलोगे, सही है। तो ये थी आपकी क्रेब्स साइकिल। मुझे उम्मीद है ये समझ में आया होगा, मैंने बहुत डिटेल में बारीकी से चीजें समझाई भी है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे। यहां पे थोड़ा समझने वाला पार्ट है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में समझने वाला पार्ट है। चलो समझ भी लेते हैं। तो फिर जरा देखिए यहाँ पे कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, मैंने अभी मेंशन भी किया था माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया की मान लो आउटर वॉल है, ये क्या है, इसको मैं मेंशन करता हूं आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। इसके बाद आप क्या देखोगे, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ये क्या है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। देखो ध्यान से, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर आपको कुछ देखने को मिलेगा और वो क्या है, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 और एटीपी सिंथेस। इसमें दो पार्ट होते हैं, ये वाला पार्ट कहलाता है F0 जो कि मेम्ब्रेन में धंसा हुआ है, ये वाला पार्ट कहलाता है F1 जो बाहर की साइड में है। F1 एटीपी बनाने में मदद करेगा। फाइनली एटीपी बनता इससे है, बनता भी कैसे है, यहाँ पे एडीपी जो होगा, एडीपी वो कन्वर्ट हो जाएगा एटीपी में। आया समझ में, एडीपी किस में बदलता है, एटीपी में बदलता है। ये कॉम्प्लेक्स कौन से हैं, 1 2 3 4 5। राइट आप मैं चलो एनर्जी इन द एंड कवर करा दूंगा कि कितनी एनर्जी बन रही है, आप इस जरा प्रोसेस को समझ लो। सेम कहानी यहाँ पे इस तरीके से आपके एनसीईआरटी में बनी हुई है, बट मैंने उधर इजी करके बनाया। जैसे ये देखो कॉम्प्लेक्स 1 है जिसको हम NADH डिहाइड्रोजनेज बोल रहे हैं, यहाँ पे NADH NAD में कन्वर्ट हो रहा है। किस में कन्वर्ट हो रहा है, NADH NAD में कन्वर्ट हो रहा है। इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 1 को दे दिए। कॉम्प्लेक्स 1 क्या करता है, FMN, ध्यान रखना FMN और आयरन सल्फर। कॉम्प्लेक्स 1 में क्या है, FMN और आयरन सल्फर है। ये आयरन सल्फर ट्रांसफर करेंगे उसको यूबीक्विनोल को, यूबीक्विनोल इन इलेक्ट्रॉन को लेके कॉम्प्लेक्स 3 के पास जाएगा। कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 3 पे जा रही हैं बातें। कॉम्प्लेक्स 3 को हम बोल रहे हैं साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। यहां से आप क्या देखोगे, कॉम्प्लेक्स 3 से साइटोक्रोम इलेक्ट्रॉन उठा के कहां पहुंचा देता है, कॉम्प्लेक्स 4 पे। कॉम्प्लेक्स 2BC बीच में आपको देखने को मिलेगा, कॉम्प्लेक्स 2 से भी इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 3 पे जाते हैं इसी साइटोक्रोम, इसी यूबीक्विनोल के थ्रू, और वही आगे की तरफ भी बढ़ेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। किसको, कॉम्प्लेक्स 2 को। अब आप क्या देखेंगे, जो इलेक्ट्रॉन फाइनली पहुंचे कॉम्प्लेक्स 4 पे, कॉम्प्लेक्स 4 पे यहाँ पे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होगा जिसको ये इलेक्ट्रॉन जिनको रिसीव करेगा और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। यही वो समय है जहां पे ऑक्सीजन हमारी बॉडी में यूटिलाइज होता है। फाइनली एटीपी सिंथेस है जो एटीपी को सिंथेसाइज करेगा। आया समझ में, फाइनली एटीपी सिंथेस। अब इसी चीज को और थोड़ा बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करिए। होगा क्या, देखो हो क्या रहा है, सबसे पहले NADH अपने इलेक्ट्रॉन को इसको देगा और ये NAD प्लस में बदल जाएगा। इससे निकले थे 2 इलेक्ट्रॉन, ये किस पे गए, NADH डिहाइड्रोजनेज। इस वाले के पास गए, इस एंजाइम का नाम क्या है, NADH डिहाइड्रोजनेज। सही है, यहां पे ये 2 इलेक्ट्रॉन गए, यहां पे आपको मेंशन किया, यहां पे आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स है, यहां पे यूबीक्विनोल है, यूबीक्विनोल इन 2 इलेक्ट्रॉन को उठाएगा, राइट, और वो क्या कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन को उठा के वो ले जाएगा कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 3 के पास, 1 से 3 के पास कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा एक बात सबसे इंपॉर्टेंट जो है, मैं पिंक कलर से बना रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं पिंक कलर से लिखता हूं। जब ये इलेक्ट्रॉन इससे गए होंगे कॉम्प्लेक्स 1 से, तो यहां से आप क्या देखोगे, ये माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स से आप क्या देखोगे, 4H+ आयन यहां से, कहां से, इस कॉम्प्लेक्स 1 से इधर आए हैं। कहां आए हैं, कॉम्प्लेक्स 1 से वो उठ के जब 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं तो वो 4H+ आयन इधर आए हैं। कितने H+ आयन आए हैं बेटा, 4H+ आयन। कब आए हैं, जब 2 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 1 से पास हुए। ये दो इलेक्ट्रॉन जब कॉम्प्लेक्स 3 से पास होंगे क्या होगा, फिर से 4 इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएंगे, 4H+ आयन इधर से इधर आएंगे।
जब फाइनली ये 2 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 4 पे पहुंचेंगे और उससे मूव कर रहे होंगे, फाइनली ऑक्सीजन बना रहे होंगे, उस समय 2 H+ आएंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने यहाँ पे मेंशन करी है। कहाँ रहे हैं, इस आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है कॉल्ड इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इसके अंदर H+ आयन कहाँ आ रहा है बेटा, इसकी के अंदर आ रहे हैं। सही है। सेम मैनर में आप एक चीज नोटिस करेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स 2 है जिसको क्या बोलते हैं, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। यहाँ पे FAD आप अपना FADH अपने इलेक्ट्रॉन को देगा, FADH2 अपने इलेक्ट्रॉन को देगा, FAD में बदलेगा, और यहां से जब ये 2 इलेक्ट्रॉन मूव करके जाएंगे, इससे पे क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, वो 2 इलेक्ट्रॉन भी यूबिक्विनोल उठा के 3 पे ले जाएगा। मगर याद रखना कॉम्प्लेक्स 2 से कोई भी H+ आयन पंप नहीं होता, कॉम्प्लेक्स 2 से कोई भी H+ आयन पंप नहीं हो रहा, मैंने दिखाया ही नहीं है, राइट। तो आप क्या देखोगे, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन गए यहां पे, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन कहां गए, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन गए आगे, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन गए यहां, और फाइनली उन 2 इलेक्ट्रॉन को कौन रिसीव करता है, हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन हमारी बॉडी में एक्चुअली यही यूज होती है, कहां पे, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और बदल किस में जाती है, वाटर में, H2O में। आया समझ में, 2 इलेक्ट्रॉन यूज हुए, वाटर बन गया, और इस पर्टिकुलर स्टेप पे भी 2 H+ आयन क्या हुए, पंप हुए, राइट। तो आप क्या देख रहे हो, हम यहाँ पे एक चीज नोटिस कर लेते हैं और मेंशन कर देते हैं कि जो देखो NaDH था उसने कितने H+ आयन पंप करवाए, 4 4 2, कितने मतलब 10 H+ आयन पंप करवाए। कितने ने, एक NaDH ने, एक FADH2 ने कितने H+ आयन पंप करवाए, 4 और 2 6, क्योंकि वो खुद नहीं करवा रहा, तो इसने कितने पंप करवाए, 6 H+ पंप। इतना समझ में आया क्या, ये थी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अभी एटीपी सिंथेसिस की बात नहीं की है मैंने, अभी मैंने एटीपी सिंथेसिस की बात नहीं की है, मैंने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की बात की है। इतना समझ में आया क्या, यस बताइए, इतना समझ में आ गया क्या। चलो आगे देखो। अभी अब मैं एक बार को आगे की प्रोसेस एटीपी सिंथेसिस की तब करूंगा, पहले यहां पे कुछ चीजें बता देता हूं, समझा देता हूं जरा, और कि जो ग्लूकोज था, ये ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ था किसमें, पायरुविक एसिड में, 2 मॉलिक्यूल। इस स्टेप पे 2 एटीपी निकले, 2 NaDH निकले, 2 पायरुविक एसिड फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर गए, कितने, 2 पायरुविक एसिड इसके अंदर गए, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। फिर उनसे क्या बने, 2 एसिटाइल कोएंजाइम बने। यहां पे आपने क्या देखा, 2 NaDH यहां बने, यहां पे एक CO2 भी रिलीज हुआ, इवन 2 CO2 रिलीज हुए। अब एसिटाइल कोएंजाइम यहां माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कहां एंटर किया, क्रेब्स साइकिल में। इस पर्टिकुलर स्टेप पे आपने क्या देखा, यहां पे क्या बना, यहां पे टोटल 2 एसिटाइल कोएंजाइम के रेस्पेक्ट में 6 NaDH बने, 2 FADH2 बने, 2 ATP बने। सही है। अब यहां पे चीजें नोटिस करना स्टार्ट करो। ये वाली प्रोसेस कहां पे हुई है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हुई है। ये मान लो माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या बना दिया अपन ने, माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर की मेम्ब्रेन है। सही है, ओके। अब यहां पे नोटिस करना चीजों को कि टोटल हमारे पास NaDH कितने बन गए इस पूरी प्रोसेस में, टोटल NaDH, टोटल इस पूरी प्रोसेस में, क्योंकि एक ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से फाइनली यही तो हुआ है। टोटल NaDH कितने बने, टोटल NaDH बने हमारे पास 2 2 और 6, मतलब हमारे पास 10 NaDH बने, 10 NaDH बने। 2 क्या बने पूरी प्रोसेस में, FADH2 बने। और डायरेक्ट एटीपी कितने बन रहे हैं, 2 और 2 4, 4 हमारे पास डायरेक्ट एटीपी बन रहे हैं। मैं यहां पे आपको एक चीज काउंट करवाता हूं कि एक NaDH से हमारे पास 3 एटीपी बनते हैं, कितने, 3 एटीपी, राइट। एक FADH2 से कितने एटीपी बनते हैं, 2 एटीपी बनते हैं।
तो देखो 10 NADH हैं, तो इससे ATP टोटल कितने बन रहे हैं? 10 से कितने बनेंगे? यहां पे नोटिस करो, 10 से कितने बनेंगे? 10 NADH से, 10 NADH से हमारे पास बन गए 30 ATP। 2 FADH2 से कितने बन गए? FADH2 से कितने बन गए? 4 ATP। और 4 ATP हमको डायरेक्ट मिल रहे हैं, 4 ATP डायरेक्ट मिल रहे हैं। आपके पास सम टोटल जो एनर्जी आई वो कितनी आई? 38 ATP। दिस इज 1 ग्लूकोज प्रोड्यूस इन केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। ये आपने क्या देखा? एरोबिक रेस्पिरेशन के केस में टोटल एनर्जी कितनी बन रही है? यस, प्लीज टेल मी, इज इट क्लियर और नॉट? बताइए भाई, इतना समझ में आया क्या? यस प्लीज बताओ बताओ बताओ, इतना समझ में आया? ओके, अब यहां पे एक चीज और देखो कि किस तरीके से मैंने यहां लिख तो दिया कि एक NADH 3 ATP बनाता है, मगर आपके संबंध में सवाल भी आना चाहिए, सर कैसे? हाउ 1 NADH प्रोड्यूस 3 ATP। अब इस बात को समझो, अगली स्टेप में जिसको हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोल रहे हैं, आप क्या देखते हो? जब ये मैंने, हालांकि आपकी NCERT का ही डायग्राम है ये, मगर फोटोसिंथेसिस वाला है, याद करो ये क्या है? ल्यूमिन है, ये स्टोमा है, वहां पे ये डायग्राम बना हुआ है ATP सिंथेज। सेम मैनर में आप माइटोकॉन्ड्रिया में भी उसी तरीके से अरेंजमेंट देखते हो, बस ये आपका कहां का है? क्लोरोप्लास्ट का है। मैं आपको माइटोकॉन्ड्रिया का ही बना के दिखाता हूं खुद से। माइटोकॉन्ड्रिया में आपने क्या देखोगे कि मान लो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, आउटर है, ये इनर है। इनर वाली माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन पे आपने क्या देखा? चलो ये क्या है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ये मान लो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे आप क्या देख रहे हो? यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 5 है। कॉम्प्लेक्स 5 का ये F0 पार्ट है, गामा सब यूनिट, अल्फा बीटा सब यूनिट, इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है ये। अब आप क्या देखेंगे? यहाँ पे H+ आयन पंप है और इधर पॉजिटिव चार्ज आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहीं पे H+ आयन तो आए थे। एक NADH ने कितने H+ आयन दिए थे? एक NADH से कितने H+ आयन आए थे बेटा? एक से आए थे 10। 10 H+ आयन कितने से आए थे? 10 H+ आयन कब आए थे? यहां पे लिख देता हूं, 10 H+ आयन NADH ने पंप किए थे, एक NADH ने। 6 H+ आयन एक FADH2 ने पंप किए थे। अब यहां पे समझना, जब 3 H+ आयन, जब कितने? 3 H+ आयन इधर से इधर मूव करेंगे, जब 3 H+ आयन इधर से इधर मूव करेंगे, एक्चुअली वो F0 से मूव करते हैं, राइट? तो F0 में रोटेशन होता है, वो रोटेशनल ऊपर वाले पार्ट में भी होता है। जब 3 H+ आयन इधर से इधर आएंगे तो यहां पे आप क्या देखोगे? एक ADP, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एक ATP में बदल जाएगा। कब? जब 3 H+ आयन इधर से इधर पंप होंगे। बोलो भाई, समझ में आ रहा है? कहां से? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से। कहां से? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से। कहां पे? मैट्रिक्स में। कहां पे? मैट्रिक्स में। तो आप क्या बोल रहे हो भाई? 10 H+ आयन से कितने ATP बन जाएंगे? फिर 9 से आप क्या देखोगे? 9 H+ आयन पंप होने से ही 3 ATP बन जाएंगे। एक को हम चलो काउंट नहीं कर रहे, और इससे कितने बनेंगे? 2 ATP, क्योंकि 3 H+ आयन से कितने बनते हैं? 3 H+ आयन से एक ATP बन रहा है। ये समझ में आया? ये वाला कहलाता है F0 पार्ट और ये कहलाता है F1 पार्ट। F1 पार्ट ATP बनाता है, F0 पार्ट से H+ आयन मूव करते हैं। इज इट क्लियर? ये इस तरीके का डायग्राम आपका फोटोसिंथेसिस वाले टॉपिक में भी बना हुआ है। यस, टेल मी, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये आपको समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। इसी को हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अब हम रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट की बात करते हैं। रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट से मतलब समझ लो पहले क्या निकल के आ रहा है। रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट पहले तो देखो क्या है। आपसे बोला जाएगा कि एक ग्लूकोज से कितने ATP बनते हैं, तो आप बोलोगे सर हमको पता है एक ग्लूकोज से 38 ATP बनते हैं। कितने? 38 ATP। अगर यही बात आपसे कोई पूछ दे कि एक पायरुविक एसिड से बता दो बेटा कितने बनते हैं, तब दिमाग की बत्ती आपकी जलना शुरू हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे काउंट करना पड़ेगा कि एक ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है, पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम बनता है, एसिटाइल कोएंजाइम से फाइनली क्रेब साइकिल चलती है,
क्रेब साइकिल, और यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। आपको ये चीज़ याद करनी पड़ेगी कि इस पर्टिकुलर स्टेप में क्रेब साइकिल में कितने एटीपी बन रहे हैं? एक एसिटाइल कोएंजाइम के रेस्पेक्ट में 3 NADH, एक FADH2 और एक ATP। आपको ये बात याद रखनी होगी कि जब ग्लूकोज होगा तो 6 कार्बन है, राइट। बट अगर आपसे कोई बोले एक पायरुविक एसिड बोल रहा है या 2 बोल रहा है, 1 बोल रहा है, तो एक पायरुविक एसिड से मान लो आपसे पूछा जाए एक पायरुविक एसिड कितने एटीपी बनाएगा, तो मैं यहाँ पे काउंट करके दिखा रहा हूँ। एक पायरुविक एसिड है तो वो एक ही एसिटाइल कोएंजाइम में बदलेगा, तो यहाँ पे एक ही NADH रिलीज होगा। अगर एक ग्लूकोज होता तो 2 पायरुविक एसिड होते, 2 पायरुविक एसिड से 2 NADH बनते, मगर यहाँ कितने NADH बन रहे हैं? सिर्फ एक NADH। एक एसिटाइल कोएंजाइम में कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा? इतनी एनर्जी। तो हमारे पास टोटल एनर्जी कितनी आई? हमारे पास टोटल NADH कितने? 4 NADH है, सही है। एक पायरुविक एसिड से 4 NADH बन रहे हैं, एक FADH2, एक डायरेक्ट ATP। 4 NADH से आप क्या देखोगे? 3 चौक 12 ATP बने, और इससे 2 ATP बने और एक ATP डायरेक्ट है। तो अपन बोलेंगे भाई एक पायरुविक एसिड से 15 ATP बनते हैं। आया समझ में? अगर आपसे यही पूछ दे पायरुविक एसिड की जगह, हम तो ये पूछना चाह रहे हैं एक एसिटाइल कोएंजाइम से कितने ATP बनेंगे? कितने से? एक एसिटाइल कोएंजाइम से, एक एसिटाइल कोएंजाइम A से कितने बनेंगे? तो भाई ये वाला NADH हटा दो, इतने तो रहेंगे, और इतने से कितने ATP बन रहे हैं? 3 3 3 6 3 9 9 और इससे 2 और 1, 9 2 11 और 1 12, टोटल कितने ATP बन रहे हैं? 12 ATP। आया समझ में? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इस तरीके से आप रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट की बात करते हो कि कितने पर्टिकुलर मॉलिक्यूल से कितने ATP बन रहे हैं। ये बात किस किस को समझ में आ गई और किस किस को अभी भी डाउट है? यस, जल्दी से आप अपना सवाल पूछिए, किस किस को ये बात समझ में आ चुकी है, और अगर किसी को डाउट है तो वो बताओ। अगर किसी को डाउट आ रहा है तो वो बच्चे भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि यस सर यहाँ पे हमको डाउट आ रहा है। इसी को मैं जरा फर्मेंटेशन से मेंशन कर देता हूं। अभी मैं फर्मेंटेशन आगे आने वाले पार्ट में लेके आऊंगा। एक बात याद रखो, फर्मेंटेशन में क्या होगा? ग्लूकोज से क्या बनेगा? पायरुविक एसिड। सेम स्टेप, पायरुविक एसिड से अगर मान लो लैक्टिक एसिड बनना है तो लैक्टिक एसिड बन जाएगा। यहाँ पे क्या बनते हैं? 2 ATP बनते हैं और 2 क्या बनते हैं? NADH बनते हैं। 2 क्या बनते हैं? 2 NADH। मगर जो NADH के बनने की कहानी है वो ऐसी है कि बने यहाँ पे और यहाँ पे यूज भी हो जाते हैं, NAD में फिर बदल जाते हैं। तो आप क्या देखोगे? फर्मेंटेशन में नेट गेन ओनली 2 ATP होता है, क्योंकि NADH बनते तो है वो फिर से यूज हो जाते हैं उसी पाथ में। तो फर्मेंटेशन में आप नेट गेन ऑफ एनर्जी सिर्फ 2 ATP शो करते हो, इतना समझ लो बस। क्या ये बात समझ में आई? इतना समझ में आ गया? तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि फर्मेंटेशन को आगे मैं भी डिस्कस करूंगा। ये था आपका रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट के बारे में। आगे बढ़ते हैं फर्मेंटेशन। मैंने मेंशन किया है, फर्मेंटेशन की बात करेंगे। फर्मेंटेशन 2 टाइप से होगी। एक को हम बोलते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। एक होती है एल्कोहलिक। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन आप ईस्ट में भी मेंशन करते हैं। ये कहां पे मिलेगी? ईस्ट एक फंगस है, उसमें मिलेगी, राइट। ये आपको ह्यूमन मसल सेल में मिल जाएगी। ये कहां पे मिल जाएगी? मसल्स में मिल जाएगी, राइट। आप एक चीज नोटिस करिए कि मसल्स में क्या बन हो रही है? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। पाथवे क्या है? ग्लूकोज, 2 पायरुविक एसिड बने, 2 लैक्टिक एसिड बन गए। यहाँ पे ये पायरुविक एसिड भी 3 कार्बन का है, यहाँ पे ये लैक्टिक एसिड भी 3 कार्बन का है। यहाँ पे आपने 2 ATP बना दिए, और यहाँ पे आप क्या बोलते हो कि सर यहाँ पे 2 NADH भी बने थे, 2 NADH भी बने थे इस प्रोसेस में, मगर वो 2 NADH फिर से अगली वाली स्टेप पे यूज भी हो जाते हैं और वो NAD से में NAD+ में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आपसे अगर कोई पूछे नेट गेन क्या हुआ, तो नेट गेन ओनली 2 ATP। नेट गेन ओनली 2 ATP। ये आपको कहां पे देखने को मिलेगा? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में। दूसरी तरफ आप देखिए एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होगा? ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है पायरुविक एसिड में, पायरुविक एसिड से एक इंटरमीडिएट बनेगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फाइनली एथेनॉल में।
राइट। इस स्टेप में एक कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हो जाती है। तो पायरुविक एसिड 3 कार्बन का है जबकि एथेनॉल सिर्फ 2 कार्बन का है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि एक कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हुई है। यहां पे भी सिर्फ नेट गेन कितने का होता है? 2 एटीपी का। यही यहां पे भी आपको जो कुल मिल रहा है ना वो यही मिल रहा है, नेट गेन। यहां पे भी जो NADH बने थे 2 NADH, वो आगे वाली स्टेप में यूज हो जाते हैं, वो NAD+ में बदल जाते हैं। तो नेट गेन कितने का है? सिर्फ 2 एटीपी का। यहाँ पे देख लो, ग्लूकोज, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट हो रहा है? देखो ये पायरुविक एसिड है, या तो लैक्टिक एसिड में, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, या एथेनॉल में, एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड एक रिलीज हो रही है। तो ये 2 टाइप की आपकी फर्मेंटेशन है। ये आपको ईस्ट में देखने को मिल जाएगी, राइट, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी में, और ये हमको ह्यूमन मसल्स में ही देखने को मिलती है। सो दिस इज अबाउट फर्मेंटेशन प्रोसेस। बढ़ते हैं आगे की तरफ एंड नेक्स्ट पाथवे की बात करते हैं, एम्फीबॉलिक पाथवे। क्लियर है? यहां पे एक चीज समझो, नो डाउट ग्लूकोज फेवरेट सबस्ट्रेट है। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में फेवरेट कैटेगरी में कौन है? ग्लूकोज। गुड। फेवरेट कौन है? ग्लूकोज। फेवरेट मॉलिक्यूल है। फेवरेट रेस्पिरेटरी, ये क्या है? फेवरेट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है। फेवरेट है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि अकेला है, ओनली तो मैंने कहीं नहीं लिखा, अदर भी हो सकते हैं। अदर में आप क्या देखोगे? अदर जो बायोमोलिक्यूल है ना वो आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि अदर बायोमोलिक्यूल, आप जो बायोमोलिक्यूल देखते हो ना उनमें से अदर बायोमोलिक्यूल भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फैट भी, फॉर एग्जांपल प्रोटीन भी। कार्बोहाइड्रेट तो होते ही, जिसमें ग्लूकोज फेवरेट है, जो प्रोसेस को आगे पायरुविक एसिड तक लेके आता है, फिर एसिटाइल को एंजाइम में कन्वर्ट कराता है, फिर क्रेब्स साइकिल चलाता है। ये तो बच्चा बच्चा जानता है। मगर आप क्या देखोगे, क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि फैट जो है, फैट ग्लिसरॉल वगैरह कन्वर्ट होके फैट क्या होते हैं बेटा? आप ध्यान रखना इस चीज को कि फैट डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में भी बदल पाते हैं। और फैट मेनली डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट होते हैं? एसिटाइल को एंजाइम में। मोस्टली किसमें कन्वर्ट होंगे? डायरेक्टली एसिटाइल को एंजाइम में। और जो प्रोटीन्स हैं वो मेनली किसमें कन्वर्ट होती है? पायरुविक एसिड में। इतना याद रखना। एक्चुअली प्रोटीन में भी जो एक पर्टिकुलर प्रोटीन जिसका नाम एलानिन है, एलानिन कैन कन्वर्ट इनटू पायरुविक एसिड। यहां पे बस अमीनो ग्रुप हटता है, एमिनेशन, डी एमिनेशन हो जाता है, अमीनो ग्रुप हटेगा, पायरुविक एसिड में बदल जाएगा। तो प्रोटीन्स में जो अमीनो एसिड में एलानिन है, एलानिन किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा? एलानिन कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में। तो आप इसको क्या बोलते हो? ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ ब्रेक डाउन पार्ट है, यहां पे दूसरे अदर मॉलिक्यूल भी बनते हैं। यहां पे आप क्या देखोगे? एम्फीबोलिक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहां पे ब्रेक डाउन प्लस सिंथेसिस भी हो रही है, सो कॉल्ड एम्फीबोलिक। पाथवे। इसलिए एक ऐसा पाथवे कहलाता है बेटा, एम्फीबोलिक पाथवे कहलाता है। इतना समझ में आया? इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? एम्फीबोलिक पाथवे बोल रहे हैं। आगे पढ़िए, आगे समझिए। लास्ट पार्ट इज रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट। लास्ट इज रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट। रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट में आप RQ वैल्यू मेंशन करते हैं। RQ का मतलब क्या है ये समझो। रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट RQ का मतलब क्या है? RQ ऑफ ग्लूकोज। आपने ये देखा इस पूरी प्रोसेस में आप क्या देखते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या बन रही है? प्रोड्यूस हो रही है। तो CO2 प्रोडक्शन अपॉन में क्या देखोगे? ऑक्सीजन क्या हो रही है? यूटिलाइज। आप क्या एक चीज नोटिस करते हो कि जब 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं तो 6 ऑक्सीजन यूटिलाइज हो जाती हैं। इसीलिए किसके लिए ये पर्टिकुलर, किसके लिए? ग्लूकोज के लिए। ग्लूकोज के केस में क्या होता है कि अगर 6 कार्बन डाइऑक्साइड बन रहे हैं तो 6 ही यूटिलाइज हो जा रहे हैं, क्या? ऑक्सीजन। तो जो RQ वैल्यू आती है वो क्या आती है? 1 आती है। मगर जब आप बात करोगे फैटी एसिड के लिए तो ये वैल्यू आप याद रखो लेस देन 1 आएगी, दैट इज 0.7। प्रोटीन के लिए क्या आएगी? 0.9। मगर एसिड्स के लिए, ऑर्गेनिक एसिड के लिए, ऑर्गेनिक एसिड के लिए यही वैल्यू 4 तक जाती है, राइट? मोर देन 1 शो करोगे ऑर्गेनिक एसिड के लिए। सो दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट।
यहां पे हमारा जो कंटेंट वाला पार्ट था बेटा वो खत्म हो गया। अब हमने क्या किए हुए हैं, नीट के कुछ क्वेश्चंस भी लिए हुए हैं। अब हम क्या करेंगे बेटा, नीट के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमने जो चीजें पढ़ी हुई हैं, हमने जो चीजें समझी हुई हैं, वो कितनी कारगर हैं और अपने को कितनी हेल्प कर सकती हैं। सही है, चलो एक एक करके स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, टेक योर टाइम 5 सेकेंड, 5 to 10 सेकेंड एंड ट्राई टू आंसर। यूट्यूब पे ही नीचे कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करना कि कितने आपने क्वेश्चन सही किए थे। ठीक है, कितने क्वेश्चन सही किए थे। कॉपी पेंसिल जल्दी से उठा लो और उसमें आंसर लिखते जाओ। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखो समझो और आंसर करो। पहली स्टेप, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का बनना। इसमें कौन इन्वॉल्व होता है? हमारी बॉडी की हर सेल में एक एंजाइम है हेक्सोकाइनेज, जो इस स्टेप को कंप्लीट करा रहा है। द आंसर विल बी आंसर विल बी सी, हेक्सोकाइनेज। सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, एसर्शन रीजन है, इन द एनर्जी कन्वर्जिंग फेज ऑफ ग्लाइकोलाइसिस द कन्वर्जन ऑफ विस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड टू फॉस्फोग्लिसरिक एसिड इज कैटेलाइज बाय काइनेज। ये स्टेप आपसे बोला जा रहा है काइनेज के थ्रू परफॉर्म होती है। इन द एनर्जी स्पेंडिंग फेज ऑफ ग्लाइकोलाइसिस हेक्सोज आर फॉस्फोराइलेटेड। जो हेक्सोज होते हैं वो फॉस्फोराइलेटेड होते हैं, ये इसका रीजन है। ध्यान से देखो और समझो और आंसर करो। देखो यहां पे आप देखोगे स्टेप दोनों ही सही है। काइनेज में आप क्या देखते हो, ये फॉस्फोराइलेटेड ही होते हैं, दोनों सही है। मगर क्या एसर्शन का रीजन आंसर दे रहा है? नहीं, रीजन एसर्शन से खास रिलेशन नहीं रख रहा। तो आप क्या बोलोगे भाई, दोनों स्टेटमेंट तो सही है बट जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। आगे देखिए अगला, विच एंजाइम हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम एटीपी टू द कार्बोहाइड्रेट। कौन है जो एटीपी ट्रांसफर करता है फ्रॉम एटीपी टू कार्बोहाइड्रेट? बच्चा बच्चा जानता है, जो फॉस्फोराइलेज होता है, जो काइनेज होता है, वो करता है। ये आपका एम्स के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इन 1 टर्न ऑफ सिट्रिक एसिड इज। नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, एटीपी जो आपका क्रेब्स साइकिल में बनता है वो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का ही एग्जांपल है। और एटीपी आप सभी को पता है एक बार होता है, तो आप यहाँ पे आंसर जो बोलोगे वो बी होगा, क्योंकि एक बार ही एटीपी बनता है तो 1 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन इन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है रिलीज फ्रॉम ग्लूकोज, जो ग्लूकोज से रिलीज हो रही है वो कितनी है अप्रोक्सीमेटली? सोचो समझो और आंसर करो। 2% आ रही है, कितने की? मतलब 2 मॉलिक्यूल आपके आ रहे हैं एटीपी के। नॉर्मली कितने आते हैं? 38 एटीपी, राइट। आप इसको अराउंड यार 7% के अराउंड काउंट करोगे, आप इसको सॉल्व करना तो आप देखोगे 7% के अराउंड वैल्यू आ रही है। अगला क्वेश्चन देखो, वेयर इज रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम लोकेटेड इन प्लांट। प्लांट में कहां पे लोकेट होगा? अरे भाई चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, दोनों में वो क्या होगा? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। आंसर आपका क्या है? सी है। अगला देखिए, एसर्शन रीजन दिया हुआ है, फर्मेंटेशन इज इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन यहां पे होगा। रीजन है इन फर्मेंटेशन ग्लूकोज में बी कन्वर्ट इनटू CO2 एंड एथेनॉल। देखिए समझिए और आंसर करिए। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ग्लूकोज का फर्मेंटेशन में होता है, क्या ये रीजन सही एक्सप्लेन कर रहा है? इसलिए नहीं भाई, ये तो लैक्टिक एसिड में भी बदल सकता है। तो देखो ऑप्शन तो दोनों सही है बट रीजन करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा एसर्शन को। आंसर यहां पे हमारा सेकंड बी हो जाएगा। सेकंड बोल दो या बी बोल दो। अगला देखिए क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट यहां पे इनकरेक्ट है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन प्रोड्यूस फोटोन ग्रेडियंट इन रेस्पिरेशन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से यहाँ पे क्या हमारे फोटोन ग्रेडियंट क्रिएट होते हैं? यस, यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व है, क्योंकि NADH का क्या होता है? ऑब्वियस सी बात है, उसका ऑक्सीडेशन होता है, राइट।
यहाँ पे ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन रोल ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड टू द टर्मिनल स्टेज। यस, ये बात भी सही है क्योंकि फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर वही होती है, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होती है वो। इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन 1 मॉलिक्यूल ऑफ NAD प्लस H+ गिव राइज टू 2 ATP। नहीं भाई, 3 ATP। यहां पे हम क्या बोलते हैं, 3 ATP को प्रोड्यूस करता है, नॉट 2 ATP। एंड FAD गिव टू, उल्टा लिख दिया इसमें, तो तीसरा वाला जो आंसर है वो हमारा इनकरेक्ट है, आंसर 3 आ जाएगा। ATP सिंथेसाइज होता है कॉम्प्लेक्स 5 के थ्रू। यस, बच्चा जानता है। इन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन नंबर ऑफ ATP फॉर्म्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ NADH इज, बताइए। अरे सर जी, आपने ही तो बताया था NADH तो उसी पाथवे में यूज हो जाता है, एक भी ATP नहीं बनेगा। आंसर आपका क्या आएगा, डी। अगला क्वेश्चन देखिए, इन एरोबिक रेस्पिरेशन टोटल नंबर ऑफ ATP प्रोड्यूस फॉर्म्ड फ्रॉम 20 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, 20 से कितने बनेंगे? देखो, एक से कितने बन रहे हैं, 38, 1 से 38, तो 38 इतने, मतलब 720 के अराउंड आ जाएंगे, आंसर सी। अगला देखिए, विच स्टेटमेंट रॉन्ग फॉर क्रेब साइकिल, क्रेब साइकिल के लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है? There is one point in the Krebs cycle where FAD is reduced to FADH, सही बात है, एक ही स्टेप पे बन रहा है। ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ सक्सिनाइल कोएंजाइम टू सक्सिनिक एसिड 1 मॉलिक्यूल ऑफ GTP सिंथेसाइज, यस, GTP बनता है 1 मॉलिक्यूल। क्रेब साइकिल स्टार्ट विद कंडेंसेशन ऑफ एस्टाइल ग्रुप विद पायरुविक एसिड, नहीं, विद पायरुविक एसिड नहीं, विद ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, आंसर सी। कि यही बताना था कौन सा रॉन्ग है। अगला देखिए, ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन एस्टाइल कोएंजाइम इज सिंथेसाइज इन, एस्टाइल कोएंजाइम कहां बनेगा? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर। कहां बनेगा वो, बताइए भाई, कहां बनेगा? माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स, बच्चा जानता है, मैंने बताया भी अभी, मैंने आज की क्लास में समझाया। पायरुविक एसिड अंदर जाएगा तब वो कन्वर्ट होगा एस्टाइल कोएंजाइम में, बाय एंजाइम पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल इज कॉमन टू रेस्पिरेशन मीडिएट ब्रेकडाउन ऑफ फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन? सोचो और आंसर करो। आप यहां पे देखोगे एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है ये इंटरमीडिएट की तरह काम करता है इन सब में। लास्ट देखो, लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेट गेन ऑफ एटीपी व्हेन ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज कन्वर्ट इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड? जब सारे के सारे ग्लूकोज 2 पायरुविक एसिड में बदल रहे हैं तो कितने नेट गेन एटीपी के होंगे? सोचो। आप यहां पे बोलोगे 2, भाई 2 ही एटीपी तो बनते हैं। लास्ट क्वेश्चन और स्क्रीन ध्यान से देखिए, समझिए, आंसर करिए। ये वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। रेस्पिरेटरी क्वोशेंट वैल्यू फॉर ट्राइपैल्मिटिन इज, रेस्पिरेटरी वैल्यू ट्राइपैल्मिटिन के लिए क्या है? ट्राइपैल्मिटिन एक फैट है, अब बताओ। फैट के लिए वैल्यू 0.7 होती है, आंसर सी। तो ये था हमारा आज का सेशन। इस आज के सेशन में हमने पूरे के पूरे चैप्टर को मैंने ओवरऑल रिवाइज कराया है। काफी हद तक मैंने खींच के चीजें पढ़ाई हैं, टाइम वेस्ट नहीं किया आपका। मुझे उम्मीद है, देखो इन द एंड हमने क्वेश्चन भी कवर किए हैं और मुझे उम्मीद है मैक्सिमम बच्चों ने, जिन ने इसको देखा होगा उन्होंने एंजॉय किया होगा सेशन को, सेशन से सीखा होगा। बच्चों, अगर आपने कुछ भी सीखा है, आपने जो भी चीजें कवर की है, मैंने लास्ट में क्वेश्चन कराए हैं, जैसे आपको अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। जो प्रॉब्लम आ रही है वो आप हमको मेंशन करिए, हम कोशिश करेंगे उस पर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, ठीक है।
इसी तरीके के सेशन के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर, और सभी स्टूडेंट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी का एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा, बेस्ट जाएगा, बहुत ही शानदार एग्जाम होगा। आप खूब तैयारी कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, जरूर आपका एग्जाम अच्छा होगा, ठीक है। अब मिलते हैं अगले सेशन में। ऑल द बेस्ट, डू योर बेस्ट, अपना बेस्ट करते रहिए और लगे रहिए, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में। बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।